हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे आयनिक सॉलिड्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को, रेडियस रेशियो रूल क्या है और उससे कैसे हम आयनिक सॉलिड्स में हमारे आयन्स की अरेंजमेंट को पता कर सकते हैं, और एंड में हम लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कितने एटम एक पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हमारे आयनिक सॉलिड में आयन्स होते हैं ना इस टाइप से, या तो कैटायन को एनायन ने सराउंड किया होगा या एनायन को कैटायन ने सराउंड किया होगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमारे पर्टिकुलर आयन को कितने आयन्स ने सराउंड किया हुआ है और उससे टच हो रहे हैं, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कोऑर्डिनेशन नंबर की, द नंबर ऑफ आयन्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज surround and touching an ion in the crystal lattice। हमारे क्रिस्टल में, हमारे पूरे क्रिस्टल लैटिस में कितने आयन्स ने एक पर्टिकुलर आयन को टच करके रखा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो ऐसे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियस रेशियो क्या होती है। रेडियस रेशियो को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से। आर है इसका सिंबल रेडियस रेशियो का। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कैटायन एंड रेडियाई ऑफ एनायन को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कैटायन एंड रेडियाई ऑफ एनायन को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। रेडियस रेशियो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और हम क्या देख सकते हैं कि हमारे आयनिक क्रिस्टल में आयन्स की अरेंजमेंट कैसे है। अभी हम समझेंगे कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है, हमारा रेडियाई ऑफ कैटायन और ये रेडियाई ऑफ एनायन, और इसको हम आर को क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। कैपिटल आर हमारा रेडियस ऑफ एनायन के लिए, और स्मॉल आर हम यूज करते हैं रेडियस ऑफ कैटायन के लिए, क्योंकि हमारे जो कैटायन का रेडियस होता है वो हमेशा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एनायन। ये हमेशा बात याद रखना, हमारे जो कैटायन का रेडियाई होगा वो हमेशा स्मॉल होगा एनायन के रेडियस से। क्यों? क्योंकि हमारा कैटायन कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। एनायन कैसे बनता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। समझ रहे हो इस बात को? तो हमेशा याद रखना, जो हमारे रेडियस होता है कैटायन का वो हमेशा स्मॉल होता है, और जो हमारा एनायन होता है उसका रेडियस हमेशा ज्यादा होगा कैटायन के रेडियस से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं रेडियस रेशियो रूल के। रेडियस रेशियो रूल को डिस्कस करते हैं कि रेडियस रेशियो को हम किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रेडियस रेशियो रूल क्या है, तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे कैटायन का रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो हमारे रेडियस रेशियो की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस रेशियो हम कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इसी टाइप से निकालते हैं। तो देखो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कैटायन का रेडियस हमारी इसकी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और एनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसलिए अगर हम रेडियस कैटायन का बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हमारे रेडियस रेशियो की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो हमारा कैटायन होता है ना, हमारे आयनिक सॉलिड्स की अरेंजमेंट में जो कैटायन होता है वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, जिसको आप इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी ना इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, उसको कवर करता है हमारा कैटायन, और जो हमारा एनायन होता है वो पैकिंग करता है, मतलब वो हमारा लैटिस बनाता है। ये जो हमने इस टाइप से पढ़ा था ना, ये देखो हमने ट्राइगोनल इंटरस्टिशियल साइट पढ़ी थी कि ये जो हमारा एम्प्टी स्पेस है इसको हम वॉइड बोलते हैं। इस एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं। तो हमारे आयन्स की अरेंजमेंट कैसे होगी कि कैटायन का साइज छोटा होता है ना, इसलिए हमारा कैटायन हमेशा वॉइड्स में होगा,
और ये जो है हमारे स्फेरिकल, ये हमारे सारे एनाइंस होंगे। मतलब जो पैकिंग कर रहा है, ये जो पैकिंग हो रही है, ये अरेंजमेंट हो रही है, ये कौन कर रहा है? एनाइंस कर रहे हैं। और हमारे वॉइड्स में कौन जाएगा? हमेशा कैटाइन। ये हमने ट्राइगोनल इंटरस्टिशियल साइट्स पढ़ी थी, ऐसे ही हमने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ी थी, है ना। तो हमेशा बात याद रखना, कैटाइन का साइज छोटा होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से ये साइट्स को या वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड है, जो रेडियस रेशो है उसके कोई यूनिट नहीं होते। ठीक है, रेडियस रेशो हैज नो यूनिट, और उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा रेडियस रेशो की वैल्यू 1 से कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी ना। देखो रेडियस रेशो क्या है हमारी? कैटाइन और एनाइन के रेडियस की रेशो। अब देखो कैटाइन का रेडियस हमेशा स्मॉल होगा और एनाइन का रेडियस हमेशा बड़ा होगा। अब छोटी वैल्यू ऊपर है, बड़ी वैल्यू नीचे, उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू आएगी हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगी। उसकी वजह से हमारी जो रेडियस रेशो की ओवरऑल वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से कम आएगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेडियस रेशो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिटरमाइन कर सकते हैं एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे आयंस की अरेंजमेंट कैसी है हमारे आयनिक सॉलिड में, ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम रेडियस रेशो इफेक्ट भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशो से कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करना और अरेंजमेंट डिटरमाइन करने के प्रोसेस को हम रेडियस रेशो इफेक्ट भी बोलते हैं। रेडियस रेशो से हम मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट को डिटरमाइन करते हैं, कि मतलब हमारे आयनिक सॉलिड्स में आयन की अरेंजमेंट जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वो हम रेडियस रेशो से ही डिटरमाइन करते हैं। रेडियस रेशो रूल बोलता है कि वही आयन्स की अरेंजमेंट स्टेबल होगी अगर हमारे स्टेबिलिटी के लिए उसने क्या रूल दिया है, अगर हमारे कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को परफेक्टली टच कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्टली टच का मतलब क्या है, परफेक्टली टचिंग ईच अदर। सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी के लिए उसने क्या देखा था, कैटाइन्स एंड एनाइन्स को हार्ड स्फीयर अज्यूम किया था रेडियस रेशो की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्या अज्यूम किया था, अज्यूम्स कैटाइन एंड एनाइन, कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर हार्ड स्फीयर। ठीक है, ये उसकी कंडीशन थी, रेडियस रेशो रूल की ये कंडीशन थी। रेडियस रेशो हम उसी की कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारी अरेंजमेंट इस टाइप से हो कि दोनों कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को परफेक्टली टच कर रहे हैं। दूसरी बात, उसने हमारे एनाइन्स एंड कैटाइन्स को हार्ड स्फीयर माना था, हार्ड और स्फेरिकल शेप का माना था। ओके, और थर्ड उसका स्टेबिलिटी के लिए कंसेप्ट था, रेडियस रेशो तभी कैलकुलेट हो सकती है अगर वो उसका थर्ड रूल को फॉलो करेगा। उसने जो कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट ऑफ नॉन पोलराइजेशन ऑफ आयंस को लेके ही रेडियस रेशो को कैलकुलेट किया था। मतलब कि अब हमारे आयंस है वो तो पोलराइज होंगे ही, हमेशा पोलराइज होंगे। अगर वो पोलराइज हो जाएंगे तो उनमें ना कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब मैं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से भी समझाऊंगी, हमारा अलग से टॉपिक भी है कि कैसे हमारे पोलराइजेशन की वजह से हमारे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, कोवेलेंसी आ जाती है। ठीक है, तो उसने इस कंसेप्ट को लिया ही नहीं था कि हमारे आयंस में पोलराइजेशन होती है, लेकिन एक्चुअल में हमारे आयंस में पोलराइजेशन होती है। लेकिन रेडियस रेशो रूल बोलता है कि हमने आयंस में पोलराइजेशन नहीं लेनी। उसने कंसेप्ट ऑफ नॉन पोलराइजेशन लिया था कि हमारे आयंस में पोलराइजेशन नहीं होती। उसने इसको बेसिक रख के रेडियस रेशो को कैलकुलेट किया था, जो कि इसकी अभी आगे लिमिटेशन भी आएगी जो हम देखेंगे। अब अरेंजमेंट को समझते हैं हम। रेडियस रेशो रूल के हिसाब से कौन सी मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम अरेंजमेंट समझते हैं कि किस टाइप से हो सकती है। देखो, अगर हम अपने कैटाइन का साइज फिक्स रखते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कैटाइन का साइज फिक्स रखा है और एनाइन के साइज को वेरी करना है। सबसे पहले एनाइन का साइज स्मॉल है तो हमारी अरेंजमेंट इस टाइप से हो सकती है। अब यहाँ पे देखो हमारे एनाइन्स में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शंस कम होंगी और अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा और रिपल्शंस कम होंगी, इसकी वजह से ये स्टेबल होगी ये वाली फॉर्म। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम कैटाइन का साइज बढ़ा दें, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा और कम कर दें,
यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारे एनाइंस में और कम हो गया, उसकी वजह से रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। अब ये क्लोज आ गया ना, तो उसकी वजह से रिपल्शन बढ़ेंगी। यहाँ पे ए के मुकाबले रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन तो है ही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अरेंजमेंट। अगर हम और भी ज्यादा बड़ा कर दे साइज को, और ये पॉजिटिव, इस टाइप से इसको बनाना। इस टाइप से अज्यूम करो कि सारे जो सर्कल्स है हमारे, ये हमारे पॉजिटिव को टच नहीं कर रहे, बिल्कुल राउंड है, ये मेरे से ऐसे बना है। इसको अज्यूम करो कि बहुत बड़ा है और ये एक दूसरे को तो टच कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव को टच नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन पॉजिटिव के साथ कम हो रही है और रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं। नेगेटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हमारे जो आयंस हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। इस टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है हमारे आयंस में। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा ये होगा, उसके बाद सबसे लेस स्टेबल हमारा ये होगा। लेकिन हमारा रेडियस रेशियो रूल बोलता है कि हमारी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हमारे एक्चुअल में इस टाइप से अरेंजमेंट हमारे आयंस में हो सकती है। लेकिन रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से परफेक्ट अरेंजमेंट होनी चाहिए, तभी वो रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप से, और हमारा केटाइन बीच में इस टाइप से एक दूसरे को परफेक्टली टच करने चाहिए। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? यही इसकी लिमिटेशन भी बनने वाली है, इसलिए मैंने बाकी सब भी आपको बना के बताया कि ये सब अरेंजमेंट हमारे आयनिक कंपाउंड्स में हो सकती है, लेकिन हमारा रेडियस रेशियो रूल क्या बोलता है कि यही अरेंजमेंट हमको लेनी है, इसी से हम रेडियस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि रेडियस कैलकुलेट करने के लिए परफेक्ट अरेंजमेंट तो होनी चाहिए ना। अगर वो पोलराइजेशन ऑफ आयंस वाले कंसेप्ट को ले लेता तो हमारे जो आयंस का साइज है, हमारे जो स्फेरिकल शेप है, वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसकी वजह से कोवेलेंट करैक्टर आ जाता और रेडियस को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसने पोलराइजिंग कंसेप्ट को भी नहीं लिया और उसने इस कंसेप्ट को भी नहीं लिया कि हमारी जो अरेंजमेंट है इस टाइप से भी हो सकती है, लेकिन उसने सिर्फ इसी अरेंजमेंट को अडॉप्ट किया, क्योंकि रेडियस जब हम कैलकुलेट करेंगे, इनका रेडियस भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ऑक्टाहेड्रल साइड, टेट्राहेड्रल साइड, ट्राइगोनल साइड्स का हम रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए उसने इस टाइप के अरेंजमेंट को केटाइन के साइज को वेरी करते हैं। अगर हमारे केटाइन का साइज बड़ा होगा तो हमारे एनाइन इस टाइप से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। ए, यहाँ पे रिपल्शंस कम होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, रिपल्शन कम होगी। अगर हमारे एनाइन का साइज सेम रहे, देखो इस टाइप से हमारे एनाइन का साइज तो सेम ही है, केटाइन का साइज थोड़ा स्मॉल हो जाए, तब जो हमारी अरेंजमेंट होगी वो परफेक्ट होगी। यहाँ पे देखो ये परफेक्टली इसको टच कर रहे हैं और इसको भी, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। वैसे तो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट हमारे ये होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट वो इसको मानता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसने हार्ड स्फीयर मानना है ना हमारे एनाइंस और केटाइंस को। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था, वॉल्यूम जितना ज्यादा ऑक्यूपाई होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। वहां पे भी हमने अरेंजमेंट जब हमने समझी थी, वहां पे हमने आयंस को हार्ड स्फीयर माना था, तो उसने उसी कंसेप्ट को लेके उसने यही बोला है कि हमारे अगर टाइटली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से परफेक्टली टच कर रहे होंगे, उसी को उसने मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट माना है, ठीक है। अगर हमारे केटाइन का साइज बहुत स्मॉल हो जाएगा तो हमारे सिर्फ एनाइंस ही एक दूसरे को टच कर पाएंगे, केटाइन को वो टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको इस टाइप से समझ सकते हो, ठीक है। उसने अडॉप्ट किसको किया? इसको। बट हमारे ये अरेंजमेंट भी पॉइंट है, अगर रेडियस हमारे केटाइन का इंक्रीज होगा तो हमारे रेडियस रेशियो की वैल्यू भी तो इंक्रीज होती थी, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। हमारा रेडियस ऑफ केटाइन अगर इंक्रीज होगा तो रेडियस रेशियो की वैल्यू तो इंक्रीज होती ही थी, हमने पढ़ा पहले, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। कैसे? देखो, अगर हमारे केटाइन का रेडियस स्मॉल है तो उसके एनाइन जो हमारे हैं इस टाइप से हम बोल सकते हैं, यही एनाइन इसको सराउंड कर सकते हैं। अगर हमारे केटाइन का साइज बड़ा हो जाए तो हमारे जो एनाइंस हैं वो ज्यादा सराउंड कर पाएंगे, उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो बढ़ जाएगा ना। समझ रहे हो बात? अगर केटाइन का साइज स्मॉल है तो उसको कम एनाइन ही सराउंड कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
यहाँ पे अगर बात करें केटाइन का साइज अब बड़ा हो गया है, उसकी वजह से जो हमारे एनाइंस है वो ज्यादा सराउंड कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। समझ गए मेरी बात? तो ये भी याद रखना, रेडियस ऑफ केटाइन इंक्रीज होने से हमारी रेडियस रेशो की वैल्यू तो बढ़ती ही है और हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू भी बढ़ती है। लास्ट पॉइंट है हमारा, ये जो मैंने आपको पर्टिकुलर अरेंजमेंट अडॉप्ट करता है, यही बताया ना कि हमारी ये परफेक्ट अरेंजमेंट इस टाइप से टच होना चाहिए, ठीक है। ये उसकी वजह से रेडियस रेशो हमेशा लिमिटिंग स्टेट में होती है, ठीक है। लिमिटिंग स्टेट क्यों बोला? क्योंकि परफेक्ट किसी पर्टिकुलर फॉर्म को ही वो अडॉप्ट करता है। रेडियस रेशो हमारी लिमिटिंग स्टेट में होती है, इसलिए हम लिमिटिंग रेडियस रेशो वैल्यू भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग रेडियस रेशो वैल्यू। समझ में रेशो के हिसाब से कौन सा हमारा क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी परफेक्ट अरेंजमेंट होगी। अरेंजमेंट परफेक्ट कौन सी होती है ये मैंने अब आपको समझा दिया, इसने कौन सी अडॉप्ट की है, परफेक्ट अरेंजमेंट। सेकंड, अगर वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। इन दो बातों का आपने रेडियस रेशो वैल्यू से कैसे हम अरेंजमेंट पता कर सकते हैं आयनिक सॉलिड्स में। तो सबसे पहले अगर हमारी रेडियस रेशो की वैल्यू 0.155 टू 0.225 के बीच में होगी, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। वहां में जो अरेंजमेंट होगी हमारे आयनिक सॉलिड में आयंस की, प्लेन ट्राइंगुलर होगी, ठीक है। इसको हम ट्राइगोनल साइड्स बोलते हैं ना, ठीक है। हमने इंटरस्टिशियल साइड्स पढ़ी थी ना, ट्राइगोनल, उस टाइप की अरेंजमेंट होगी। कैसा होगा कि हमारे जो एनायन होंगे इस टाइप से होंगे, हमारा जो केटाइन होगा वो बीच में होगा, ठीक है। इस टाइप की अरेंजमेंट होगी अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। समझ में आ गई? अगर हमारी वैल्यू 0.155 टू 0.225 के बीच में होगी। ऐसे ही अगर हमारी वैल्यू 0.225 और 0.414 के बीच में होगी तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और हमारी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी। हमारी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इस टाइप से थी ना, इंटरस्टिशियल साइड्स मैंने आपको पढ़ाई थी ना, टेट्राहेड्रल, और इसके जो बीच में स्पेस बचता था उसको हम इंटरस्टिशियल साइड बोलते थे। कौन सी? टेट्राहेड्रल वाली। और ये जो स्पेस बचा होगा इसी के अंदर हमारा केटाइन होगा। इस टाइप से उसकी अरेंजमेंट होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 0.414 एंड 0.732 की अगर बीच में, इन दोनों वैल्यूज के बीच में अगर वैल्यू आएगी तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और वो ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्यूपाई करेगा। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में सारी इंटरस्टिशियल साइड्स आपको करवाई हुई हैं, कैसे होती है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि ऑक्टाहेड्रल हमारी जो अरेंजमेंट होती है वो किस में होती है? NaCl में। मैंने आपको बताया था ना, सोडियम को 6 हमारे क्लोरीन एटम सराउंड करके रखते हैं। तो ये एग्जांपल्स भी आपने याद रखने हैं कि इसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो सभी आयनिक सॉलिड्स का थोड़ी पढ़ेंगे, सिर्फ इन्हीं का पढ़ेंगे। और जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, उसकी वजह से इन्हीं से रिलेटेड होंगे हमारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे बाकी आयनिक सॉलिड्स के भी, ठीक है, रेडियस रेशो रूल के हिसाब से। लास्ट हमारी जो वैल्यू है 0.732 से लेके अगर 1 के बीच में वैल्यू होगी तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और अरेंजमेंट क्यूबिक टाइप की होगी और इसका एग्जांपल है CsCl, ठीक है। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट थी, तो ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी और कोऑर्डिनेशन नंबर और हमारी किस टाइप की अरेंजमेंट होती है, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तब कौन सी टाइप की अरेंजमेंट होती है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा विद एग्जांपल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है, बाकी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, इसके अलावा भी हमारी अरेंजमेंट होती है, जैसे लीनियर होती है। इस टेबल को भी अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आप याद कर सकते हो। वैसे मेन तो जो मैंने आपको पहले बताई वही आपके सिलेबस में है, वही मेन है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हम इस चार्ट से कैसे पता करेंगे कि अरेंजमेंट किस टाइप से है। देखो, जैसे NaCl में हमने देखना हो, हमारे जो सोडियम का रेडियस होता है वो 0.95 एंगस्ट्रॉम होता है, हमारे क्लोरीन का रेडियस जो होता है 0.81 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम रेडियस रेशो की वैल्यू की बात करें 0.95 अपॉन 0.81 एंगस्ट्रॉम आएगा, क्योंकि हम रेडियस रेशो ऐसे निकालते हैं ना, देखो रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। केटायन हमारा ये है, एनायन हमारा ये है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.524। अब इस चार्ट में देखो ये वैल्यू किस में लाई कर रही है, 0.414 और 0.732 के बीच में लाई कर रही है ये वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगी। मतलब हमारा जो सोडियम है उसने ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्यूपाई किया होगा। ऑक्टाहेड्रल साइड अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी ना, 3 हम ऐसे बनाते थे और
3 हम इस टाइप से बनाते थे, और बीच में जो साइड बचती थी यहाँ पे जो पर्टिकुलर इस जगह पे जो हमारा स्पेस बचा है, वॉइड बची है, यहाँ पे हमारा सोडियम आयन ऑक्यूपाई करेगा इस स्पेस को। समझ में आ गई बात? अगर आपको ये अरेंजमेंट्स का नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी अरेंजमेंट अच्छे से समझाई हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। समझ में आ गया आपको कैसे अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, लिखना कैसे है वो मैंने नोट्स में भी लिखा है और बुक्स के नोट्स भी मैं डाल दूंगी, और एक और इजी करके मुझे नोट्स मिले थे वो भी मैंने डाले हैं, तो आपको जिस लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आएगा, जो लैंग्वेज इजी लगेगी उसमें आप याद कर लेना। समझाया सभी में बस इसी बात का जो मैं अभी आपको समझाने लगी हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसका, हमारे जो रेडियस रेशियो रूल था उसके हिसाब से उसने आयंस को हार्ड स्फीयर माना था। तो रेडियस रेशियो रूल की यही लिमिटेशन है, हमारे आयंस हार्ड स्फीयर थोड़ी होते हैं, ठीक है, हमारे आयंस को इस टाइप से हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि सिर्फ उन्हीं आयंस की अरेंजमेंट को ये डिटरमाइन कर सकता है जो हार्ड स्फीयर हो, और कोई भी हमारे आयंस हार्ड स्फीयर नहीं होते, ठीक है। सेकेंड इसका पॉइंट था, हमारे आयन का रेडियस जो है वो डिटरमाइन होना चाहिए, मतलब हमारे आयन का रेडियस कैलकुलेट करके ही वो रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करता था, लेकिन हमारे आयंस का रेडियस हम परफेक्टली नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहां पे पोलराइजेशन हो जाती है। हमारे जो एनाइन पैकिंग कर रहे होते हैं, मान लो ये हमारा एनाइन है, यहाँ पे कैटायन होगा, ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, आयंस के बीच में पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोवैलेंसी आ जाएगी इसमें। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। पोलराइज, हमारा जो केटायन है वो एनाइन को पोलराइज कर देता है, जिसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और यहाँ पे डिस्टॉर्ट होने की वजह से परफेक्ट रेडियस नहीं हम इसका देख सकते, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूज गलत आती हैं, ठीक है। समझ के मेरी बात? सबसे पहले इसने सभी आयंस को हार्ड स्फीयर माना था, जो कि ऐसा नहीं होता, इसलिए रेडियस रेशियो की वैल्यू परफेक्ट नहीं आती, गलत आती है। सेकंड, आयंस के रेडियस को डिटरमाइन करके ही तो रेडियस रेशियो की वैल्यू निकलती है, लेकिन आयंस के रेडियस को हम परफेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बॉन्ड हमारी परफेक्टली आयनिक नहीं होती, ना ही परफेक्टली कोवैलेंट होती। ये आपको बताया, हमने पीछे कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है चैप्टर, उसमें भी आपने देखा था आयनिक कैरेक्टर होता है। तो हर एक बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर या कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कोवैलेंसी आने की वजह से आयंस का रेडियस हम अच्छे से नहीं देख सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर्स आ जाते हैं, ओके। जैसे इसका एग्जांपल है, क्योंकि इसने कौन सा कंसेप्ट यूज किया था, मैंने आपको लिखवाया था कंसेप्ट ऑफ नॉन पोलराइजेशन। नॉन पोलराइजेशन कंसेप्ट को इसने अडॉप्ट किया था, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे आयंस तो पोलराइजेशन शो करते ही हैं, पोलराइजेशन तो होती है आयंस में। जैसे एक एग्जांपल है हमारा AgI, इसके हिसाब से इसकी रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.52 है। इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? देखो जरा चार्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे NaCl लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन AgI का एक्चुअल में स्ट्रक्चर हमारा ZnS की तरह होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? AgI जो है इसकी रेडियस रेशियो की वैल्यू रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग 0.52 आती है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, NaCl लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हमारा जो AgI होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ZnS लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट है, हमारा रेडियस रेशियो रूल ये बताने में भी फेल हो गया था कि कुछ हमारे आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 मॉडिफिकेशंस में होते हैं, 2 फॉर्म्स में होते हैं, वो 2 फॉर्म्स में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा TlCl, ये हमारा 2 फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। एक फॉर्म है इसकी NaCl लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये दूसरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, CsCl लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जिसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इस तरह के हमारे कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स जो 2 फॉर्म्स में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये बताने में वो फेल हो गया था रेडियस रेशियो रूल। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से जो हमारा BaO एंड SRO है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो मैच नहीं होती। जो इनकी रियल अरेंजमेंट होती है और रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से जो इनकी अरेंजमेंट आती है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, मतलब उनमें बिग एरर्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल हमारा जो LiCl है, LiBr, LiI, ठीक है, ये क्या होने चाहिए? टेट्राहेड्रल होने चाहिए। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल।
लेकिन एक्चुअल में ये कैसे होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। एक्चुअल में ये ऑक्टाहेड्रल की अरेंजमेंट शो करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इनमें ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होती है, लेकिन रेडियस रेशो रूल के हिसाब से ये टेट्राहेड्रल। हमारा जो CDS है और HGS है, रेडियस रेशो रूल के हिसाब से इनकी जो अरेंजमेंट है वो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, लेकिन जो एक्चुअल इसकी अरेंजमेंट है वो है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये हमारी लिमिटेशंस है रेडियस रेशो रूल की। तो आज के लिए हम इतना करते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, बुक के नोट्स भी और हैंड रिटन नोट्स भी दोनों। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है कि अरेंजमेंट्स होती कैसे कैसे हैं, वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, तभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी।